हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संक्षारण कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है क्षय होना, संक्षारण होना, संक्षारित होना। कोरोजन ऐसी धातुओं में पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। कुछ धातुएं जैसे आपने देखा होगा लोहा जो है वो ज़्यादा नमी में रहने पर या फिर उसको खुला छोड़ने पर उस पर जंग लग जाता है। आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है, चांदी जो होती है, उसमें कालापन आ जाता है। और कॉपर या पीतल जैसी धातुएं जो होती हैं वो हरे कलर की उन पर परत जम जाती हैं। तो ये सभी जो धातुएं जिनका कलर चेंज हो जाता है या जिनका क्षय हो जाता है उसकी संक्षारित होना या कोरोजन कहते हैं। कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु की सतह पर वायुमंडलीय गैसों और नमी की उपस्थिति में कोई रिएक्शन होती है जिसके कारण उनका क्षय होने लग जाता है। उनसे सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, या फिर उसका धातु की सतह का क्षय होना कहते हैं। कोरोजन जो है वो ऐसी धातुएं जो सक्रिय होती हैं उनमें पाया जाता है। कम सक्रिय धातुओं में ये बिल्कुल नगण्य होता है, लेकिन अधिक सक्रिय धातुओं में ये पाया जाता है। जैसे लोहा जो है वो सक्रिय होता है जिसके कारण उसमें संक्षारण पाया जाता है। और आपने देखा होगा लोहा जो है वो उस पर जंग तो लगता ही है, जंग के साथ साथ उसकी परतों के रूप में वो उतरना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे नई नई उसको सतह मिलती रहती है वो परत उतरनी शुरू हो जाती है और क्षय होनी शुरू हो जाती है। संक्षारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है वो देखते हैं। संक्षारण की प्रक्रिया इसलिए होती है, संक्षारण किसी धातु की सतह पर इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर वो सतह जो होती है धातु की वो विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लग जाती हैं। इसका मतलब जो शुद्ध धातु होती है वो एनोड की तरह कार्य करने लग जाती है और जो अशुद्ध धातु होती है वो कैथोड की तरह कार्य करने लग जाती हैं। शुद्ध धातु जो है वो जल से रिएक्शन करने लग जाती हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने लग जाती हैं और जल में जाकर के मिक्स होने लग जाती हैं। और जो अशुद्ध धातु होती है उस पर जो अशुद्ध धातु, कुछ अशुद्धि जो पाई जाती है धातु में, वो जो है वो कैथोड की तरह कार्य करने लगती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके एक नया प्रोडक्ट बना देती हैं, उसको हम कहते हैं संक्षारित होना। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का संक्षारण, यानी कि फेरस का संक्षारण किस प्रकार होता है। हम मान लेते हैं ये कोई आयरन की सतह है और इस पर कोई जल की बूंद लगी हुई है। ये है जल की बूंद। ये जल की बूंद बहुत छोटी सी है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, और ये जो प्लेट मैंने दर्शाई है वो भी सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इस पर बता रही हूँ। ये है जल की बूंद। अब जल में ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस भी उपस्थित होती है। अब हम मान लेते हैं कि एक जगह यहाँ पर ऐसी है जो कि अशुद्ध अवस्था में जहाँ पर फेरस उपस्थित है। यहाँ पर शुद्ध फेरस है, शुद्ध आयरन फेरस है, और यहाँ पर अशुद्ध आयरन है, अशुद्धि यहाँ पर पाई जाती है, ये अशुद्ध आयरन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो शुद्ध आयरन है, ये मैंने बताया जल की बूंद है, H2O की बूंद। यहाँ पर जो शुद्ध आयरन होता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, Fe से ये बना देगा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता है। अब ये जो Fe2 बना है ये जा कर के मिक्स हो जाता है इस पानी में। तो यहाँ पर हो जाता है Fe2+ आयंस जो है इस पानी में जा कर के मिक्स हो जाते हैं। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जल के साथ में, और इस जल की बूंद में एक हम मान लेते हैं कि एक साइड में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की। एक साइड में मतलब हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर इतनी जगह पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है, यानी कि उच्च सांद्रता वाला ऑक्सीजन है। उच्च सांद्रता है किसकी? ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और जल, ये 2 इलेक्ट्रॉन जल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और OH- बनाते हैं। तो ये किस प्रकार से इसकी रिएक्शन होगी, इसमें रिएक्शन होगी H2O
जल प्लस ऑक्सीजन, हमें एक ऑक्सीजन लेना है तो O2 की जगह हम क्या कर सकते हैं, हाफ O2 ये लिख सकते हैं, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे OH माइनस। कितने OH माइनस बनेंगे इसमें बनेंगे 2OH माइनस, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है त्याग होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है हमें पता है वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो जो होता है वो एनोड का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, एनोड कहाँ पर है, एनोड है शुद्ध आयरन पर, और यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस प्रकार हो रहा है, Fe जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe2+ बना देता है। और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन H2O और ऑक्सीजन ग्रहण करके 2OH माइनस बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी रिएक्शन H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, इसका मतलब ये अपचयन है। और जो अशुद्ध आयरन है वो कैथोड का कार्य करेगी, किस तरह से करेगी उसको देखते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए तो इसने बना दिया OH माइनस। कितने OH माइनस, 2OH माइनस। अब ये जो 2OH माइनस है ये जा करके इसके साथ जुड़ जाते हैं Fe2+ के साथ में। अगर ये Fe2+ के साथ में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, 2OH माइनस इनके साथ में यदि जुड़ जाता है तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, FeOH होल ट्वाइस, ये है फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। यानी कि फेरस जो आयन उसमें से निकले थे उसने जल के साथ में क्रिया कर ली है और वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, शुद्ध आयरन पर रिएक्शन होगी, Fe जो है वो Fe2+ में चेंज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एनोड पर। और कैथोड पर रिएक्शन होगी अपचयन रिएक्शन। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, H2O जल की जो बूंद है वो और ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2OH माइनस बना देता है। ये 2OH माइनस इस आयन के साथ Fe2+ के साथ में जुड़ करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये फेरस हाइड्रोक्साइड और अधिक मात्रा में H2O और O2 के साथ में रिएक्शन करता है। ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ये और अधिक मात्रा में, हम मान लेते हैं H2O जो है वो X है और O2 जो है वो Y है, इन दोनों के साथ में ये रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4.XH2, ये बनाता है Fe3O4XH2, ये बनाता है। यहाँ पर ये जो है ये कहलाता है कोरोजन या फिर जंग, इसे कहा जाता है जंग। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4.XH2। तो यहाँ पर क्या क्या रिएक्शंस हुई हैं, पहले रिएक्शन होगी शुद्ध आयरन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है और एनोड की भांति कार्य करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Fe2+ में चेंज होता है, और कैथोड पर इसका अपचयन होता है। इसका मतलब अशुद्ध आयरन पर ये कैथोड की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर अपचयन होगा। किस प्रकार होगा, जो जल की बूंद होती है वो और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और 2OH माइनस बनाते हैं। OH माइनस जो है वो Fe2+ के साथ जुड़ करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, और फेरस हाइड्रोक्साइड और अधिक जल और ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग का निर्माण करते हैं, कोरोजन का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं Fe3O4.XH2।
जंग जो है वो धातु की सतह से झड़ता रहता है और नई सतह बनती रहती हैं। ये जो नई सतह बनती है, शुद्ध आयरन और अशुद्ध आयरन, कुछ थोड़ी सी भी अशुद्धि के कारण शुद्ध आयरन एनोड की तरह कार्य करने लग जाता है, अशुद्ध आयरन जो है वो कैथोड की तरह कार्य करने लग जाता है। यानी कि यह एक तरह से विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। विद्युत रासायनिक सेल बनने के कारण यहाँ पर आगे से आगे रिएक्शन चलती रहती है और कोरोजन होता रहता है। अब हम कुछ कारक देखते हैं, कुछ कारक जो कि ज़्यादा संक्षारण को बढ़ाते हैं, उन कारकों को देखते हैं। फर्स्ट कारक है कि अशुद्ध आयरन जो होता है, अगर उस आयरन में अशुद्धि उपस्थित है तो वह उसमें कोरोजन अधिक होता है, उसका क्षय अधिक होता है, क्योंकि अशुद्ध आयरन जो होता है वो विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लग जाता है, लेकिन शुद्ध आयरन में कोरोजन कम होता है। दूसरा, यदि हम देखें तो नमक वाले जल में जो है, जो नमक वाला जल होता है जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी जल में, जिसमें विद्युत अपघटय उपस्थित होते हैं, उनमें कोरोजन होने की संभावना अधिक होती है, यानी उनमें कोरोजन अधिक होता है। विद्युत अपघटन के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि हम देखें कि धातु की सतह पर दरार यदि उपस्थित हो तो वहाँ पर कोरोजन अधिक होता है। जब हम देखते हैं जो बर्तन के किनारे होते हैं या फिर उसके जो ढक्कन होते हैं, उन पर कोरोजन सबसे पहले लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर दरार उपस्थित होती है और वहाँ पर रिएक्शन, जो विद्युत रासायनिक रिएक्शन जो होती है एनोड कैथोड वाली, वो आसानी से हो पाती है। इस कारण से जो डब्बे के किनारे होते हैं वहाँ पर कोरोजन सबसे पहले और सबसे अधिक होता है। फोर्थ पॉइंट, यदि हम देखें तो कुछ सक्रिय धातुएं होती हैं, वहाँ पर कोरोजन ज़्यादा होता है, जैसे कि आयरन, सिल्वर और कॉपर, पीतल, इनमें कोरोजन अधिक होता है। लेकिन जो असक्रिय धातुएं होती हैं जैसे कि गोल्ड में, पैलेडियम में, प्लेटिनम में, इनमें कोरोजन नहीं पाया जाता है। लेकिन कोरोजन किस किस में पाया जाता है? कोरोजन पाया जाता है कॉपर में, फेरस में, आयरन में और पीतल जो कि मिक्सचर होता है, और एजी चांदी में। कॉपर, फेरस और एजी चांदी में, इनमें कोरोजन पाया जाता है। ये सक्रिय धातुएं होती हैं। और जो असक्रिय धातुएं होती हैं जैसे कि गोल्ड, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनमें कोरोजन नहीं पाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट हो सकता है कि ज़्यादा नमी वाली जगह पर कोरोजन अधिक होता है। नमी क्योंकि उसको H2O रिएक्शन करने के लिए मिल जाता है, जिस कारण से वहाँ पर रिएक्शन आसानी से होती है और कोरोजन जल्दी होता है। लेकिन जो निर्वात वाली जगह होती है, यदि हम आयरन को भी निर्वात में रख देते हैं तो वहाँ पर कोरोजन कम होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन पॉइंट्स को। मान लेते हैं हमने 3 पात्र लिए हैं, ये 3 पात्र लिए हैं। इस एक पात्र में भरा हुआ है बॉइल्ड वाटर, इसमें भरा हुआ है उबला हुआ पानी, उबला हुआ पानी। अब उबला हुआ पानी है तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। हमें पता है हम पानी को यदि गर्म करते हैं तो गैसों की विलेयता कम हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। यहाँ पर भरा हुआ है नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर यानी कि नॉर्मल पानी जो होता है वो भरा हुआ है। यहाँ पर इसको मैंने एक बोतल की शेप दे दी और यहाँ पर इसके कॉर्क लगा दी है, और यहाँ पर जल नहीं भरा हुआ है, नमी भी नहीं है। यहाँ पर हमने सिलिका जेल डाल दिया ताकि वहाँ पर नमी ना उपस्थित हो। मान लेते हैं यहाँ पर सिलिका जेल भरा हुआ है। अब इन तीनों में यदि कील डाली जाए, लोहे की कील डाली जाए, मान लेते हैं इन तीनों में लोहे की कील डाली गई है, तो किस पर कोरोजन होगा? यहाँ पर हम देखते हैं उबला हुआ पानी है, उबला हुआ पानी है जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं इसमें पाई जाती है, जिससे इस कील पर कोरोजन नहीं होता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर में हमें पता है कुछ लवण भी उपस्थित होते हैं, तो वो लवण विद्युत अपघटे की भांति व्यवहार करते हैं और इसमें ऑक्सीजन भी घुली होती है, जिसके कारण इस पर कोरोजन होता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये निर्वात है, वायु की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही है और उसके साथ साथ H2O भी नहीं मिल रही है, जल भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, नमी उपस्थित नहीं है, जिसके कारण इस कील पर कोरोजन नहीं होता है।
तो हम इस तरह से देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट जरूरी होते हैं कोरोजन के लिए। वहाँ पर विद्युत अपघटय की उपस्थिति यदि होती है तो अधिक कोरोजन होता है, और सक्रिय धातुओं में अधिक कोरोजन होता है, और नमी की उपस्थिति से भी कोरोजन अधिक होता है। अब हम संक्षारण को, कोरोजन को रोकने के कुछ उपाय देखते हैं। फर्स्ट इसका उपाय है अवरोधक रक्षण। अवरोधक रक्षण है कि हम धातु की सतह पर कुछ परत चढ़ा देते हैं, कुछ फिल्म चढ़ा देते हैं जिससे कोरोजन रुक जाए, यानी कि जल के साथ और वायुमंडलीय गैसों के साथ उसकी रिएक्शन रुक जाए, जिससे वो उसका बचाव हो सके। तो पहला रक्षण हम कर सकते हैं उस पर पेंट करके। हम धातु की सतह पर यदि पेंट कर देते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसका वायुमंडल से खत्म हो जाता है, जिसके कारण कोरोजन रुक जाता है। या फिर हम उस पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ा सकते हैं। तेल या ग्रीस की परत चढ़ाने पर वहां पर जल ठहर नहीं पाता है। जल यदि नहीं ठहर पाता है तो कोरोजन कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि उस पर ऐसी धातु का लेप कर दिया जाता है जो कि संक्षारित नहीं होती हैं। जैसे हमें पता है कौन कौन सी धातुएं संक्षारित होती हैं। संक्षारित होती हैं आयरन, सिल्वर और कॉपर। ये ऐसी धातुएं हैं जो कि संक्षारित होती हैं। लेकिन यदि इन पर ऐसी धातु का लेप लगा दिया जाए जो कि संक्षारित नहीं होती है तो संक्षारित होने वाली धातु का बचाव हो सकता है। तो संक्षारित नहीं होती है वो धातुएं जैसे निकल है, क्रोमियम है, उनका लेप यदि, उनकी परत यदि चढ़ा दी जाए तो वहाँ पर संक्षारण रुक जाता है। चौथा, इस पर यदि हम रेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। रेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। आपने इसका नाम सुना होगा। हमारे घरों में भी जो लोहे की चीज़ें बनी होती हैं, जो लोहे के दरवाजे होते हैं या लोहे के जो बड़े पाइप होते हैं, उन पर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, रेड ऑक्साइड लगा दिया जाता है, जिससे उनका संक्षारण रुक जाता है। रेड ऑक्साइड या फिर आयरन फॉस्फेट, इसका भी यदि लेप कर दिया जाता है तो भी संक्षारण रुक जाता है। इस प्रकार का संक्षारण को रोकना अवरोधक रक्षण कहलाता है, यानी कि वायुमंडल से उसको अवरोधित कर दिया जाता है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट को अवरोधित कर दिया जाता है। दूसरा यदि हम देखें तो सेकंड पॉइंट है उत्सर्ग रक्षण। धातु की सतह पर, संक्षारित होने वाली धातु की सतह पर ऐसी धातु की परत चढ़ा दी जाती है जो कि उससे भी अधिक सक्रिय होती है। हमें पता है आयरन एक सक्रिय धातु है, लेकिन जिंक उससे भी सक्रिय होती है। ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाते हैं रासायनिक श्रेणी से। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार हमने देखा था कि आयरन से अधिक जिंक जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड हो सकती हैं। तो जो अधिक ऑक्सीडाइज्ड हो सकती है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी कि वो स्वयं अधिक ऑक्सीडाइज्ड हो सकती है। इसका मतलब ऐसी परत उस पर चढ़ा दी जाती हैं जो कि अधिक ज़्यादा सक्रिय होती हैं। अधिक ज़्यादा सक्रिय होने के कारण इनका संक्षारण हो जाता है, और जिस धातु को हमें बचाना है, जैसे कि आयरन को हमें यदि बचाना है तो वह उसका बचाव हो जाता है। तो यहाँ पर इसको बलिदानी रक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिंक धातु जो है वो एक तरह से बलिदान के रूप में अपना बलिदान कर देती है, लेकिन आयरन को बचाए रखती हैं। तो इसे बलिदानी रक्षण भी कहा जाता है। ये इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि बलिदानी रक्षण से आप क्या समझते हैं, इससे संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? बलिदानी रक्षण का मतलब होता है किसी संक्षारित होने वाली धातु की सतह पर एक अधिक संक्षारित होने वाली या फिर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा दी जाती है। तो ये इसका संक्षारण होगा भले ही, लेकिन जिसका हमें बचाव करना है उसका संक्षारण नहीं होगा, उसका संक्षारण रुक जाएगा। तो इसे कहा जाता है बलिदानी रक्षण। नेक्स्ट पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट है जंग प्रतिरोधी विलयनों द्वारा। जंग प्रतिरोधी विलयनों द्वारा किस तरह संक्षारण को रोका जाता है? जो संक्षारित होने वाली धातुएं हैं उनको जंग प्रतिरोधी विलयन, जैसे कि आयरन फॉस्फेट के विलयन में बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, तो उस पर जो धातु होती है उसकी सतह पर एक लेप बन जाता है, जिसके कारण संक्षारण रुक जाता है। कैथोडिक बचाव वहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है, जो पाइपें होती हैं, लोहे की जो पाइप्स होती हैं उनको भूमिगत डाला जाता है।
जो भूमिगत पाइप्स होती हैं उनको बार बार चेक नहीं किया जा सकता कि उस पर यदि जंग लग गया है तो उस पर लेप कर दिया या उस पर पेंट कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये जो पाइप्स होते हैं उनके साथ में कोई अधिक सक्रिय धातु को जोड़ दिया जाता है। जैसे अधिक सक्रिय धातु मैंने बताया जिंक, उसी तरह से अधिक सक्रिय धातु जिंक की पाइप को जोड़ दिया जाता है। अब ये जो जिंक है, चूँकि इसमें हमें पता है, आयरन में हमें पता है कि Fe जो है वो Fe2+ में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक की पाइप हमने जोड़ी है इसके साथ में, तो जिंक क्या करता है, ये Zn2+ में चेंज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर यहाँ पर आयरन अपने इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इस आयन को, यानी कि Fe2+ आयन को पुनः मिल जाते हैं और ये फिर से Fe में चेंज हो जाता है, आयरन में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका कैथोडिक बचाव हो जाता है। इसका मतलब आयरन जो है वो कैथोड की तरह कार्य करने लग जाता है और उसके साथ में जो दूसरी धातु जुड़ी हुई है वो एनोड की तरह कार्य करने लग जाती हैं। हमें पता है कि आयरन जो है वो शुद्ध अवस्था में यदि है और उसके साथ साथ कुछ अशुद्धि उपस्थित है, तो शुद्ध अवस्था में उपस्थित आयरन जो है वो एनोड की तरह कार्य करता है और अशुद्ध आयरन जो है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। लेकिन हमने इसमें जिंक धातु को जोड़ दिया है जो कि आयरन से अधिक सक्रिय है, जिसके कारण यह ऑक्सीडेशन दर्शाती हैं, यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2+ आयन बनाती हैं। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं वो इस Fe2+ को मिल जाते हैं और फिर से Fe में ये चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अपचयन होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये कैथोड की तरह कार्य करने लग जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम संक्षारण को रोक सकते हैं। किसी धातु की सतह जो कि संक्षारित होती हैं उनको रोका जा सकता है। अगर आपने मेरे साथ साथ नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरे वीडियो के एंड में नोट शो होंगे, तो उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको पढ़ाने के साथ साथ नोट्स भी दे रही हूँ। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।